सबसे पहले आपको बताएं जेआईटी रिपोर्ट पर पैनमा अमल दरामद केस की चौथी समाअत के हवाले से वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल एतराज़ात जमा करा दिए गए हैं। अदालत से जेआईटी की रिपोर्ट और शवाहिद मुस्तरद करने की दरखास्त। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे फ्लैटों की खरीदारी साबित ना कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अवैस यूसुफजई से। अवैस, बताएगा अदालत में क्या कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, पनामा केस के हवाले से समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है और 3 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, आज वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा को बेंच की जानिब से काफी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। आज जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त समाअत के शुरू में ही जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपकी तमाम दस्तावेजात मीडिया में ज़ेरे बहस आई हैं, आपने मीडिया के सामने अपना केस पेश किया, बाहर मीडिया का डाइस लगा हुआ है, आप दलाइल भी मीडिया को दे आते। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को मेरी तरफ से कोई दस्तावेजात नहीं दी गई, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि तमाम दस्तावेजात लीगल टीम ने ही मीडिया को दी होंगी, दस्तावेजात अदालत में खोल कर देखेंगे। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं वो एक सक्री शहजादे और एक ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से मुताल्लिक है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि जेआईटी ने दस्तावेजात की मुतल्लिका हुकाम से तस्दीक करवाना थी। मरियम के वकील ने अदालत में मनरवा की दस्तावेजात से लाताल्लुकी जाहिर की थी, इसीलिए इन दस्तावेजात को तस्दीक के लिए भिजवाया जाना था। हुसैन नवाज ने जेआईटी को बताया कि वो दुबई नहीं गए तो फिर तस्दीक कैसे कराई गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुसैन नवाज की जगह कोई और नोटरी तस्दीक के लिए गया था और उनका ये कहना था कि जेआईटी ने हुसैन नवाज पर गिरा ही नहीं की। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि नोटरी मोहर की तस्दीक ना होने के जो असरात होंगे वो अदालत में ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपने जो दस्तावेजात दी हैं उनमें 2 गलतियां हैं। दुबई हुकूमत ने कहा कि दुबई से जद्दा कोई स्क्रैप नहीं गया, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेआईटी की जानिब से गलत सवाल पूछा गया था, वो स्क्रैप था ही नहीं बल्कि मशीनरी थी। जेआईटी ने कस्टम हुकाम से सवाल स्क्रैप का किया था, जबकि स्क्रैप और मशीनरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस मुताल्लिक कहा कि आपने पहले मौक़िफ़ अपनाया कि मशीनरी दुबई से जद्दा गई, अब अबू धाबी का कह रहे हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने वजाहत की कि जो मशीनरी थी वो दुबई से गई थी जद्दा, लेकिन अबू धाबी के रास्ते गई थी। इस वजाहत के बाद मजीद सवालात बेंच की जानिब से किए गए और पूछा गया कि अगर ये गई थी मशीनरी तो फिर इस हवाले से पैकिंग की कोई फहरिस्त आप अदालत में पेश करें। पैकिंग के हवाले से कोई फहरिस्त तैयार की गई थी जो जब ये रवाना की गई और तमाम चीजें यहाँ से मुंतकिल की गई, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पैकिंग कोड्स में लिखी गई थी। और इस हवाले से जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जो कस्टम कोड्स होते हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड भी हो जाते हैं। जस्टिस अजमत सईद का ये भी कहना था कि अगर आपने कोई दस्तावेजात देनी है तो कस्टम हुकाम की दस्तावेजात दें, प्राइवेट दस्तावेज ना दें। प्राइवेट दस्तावेज में तो ये भी लिखा हो सकता है कि टाइटैनिक में ये माल भिजवाया गया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेआईटी ने सोर्स से हासिल की गई दस्तावेजात की बुनियाद पर नताइज अखज़ किए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो कैटेगोरिकली सवाल पूछे हैं वो उन्होंने ये कहा, इस्तिफसार किया वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील से कि क्या अजीजिया स्टील मिल 63 मिलियन रियाल में फरोख्त हुई थी, क्या 21 मिलियन रियाल के वाजिबात ना थे और क्या हुसैन नवाज को 63 मिलियन रियाल वसूल हुए थे। इस मुतालिक जब उन्होंने ये सवालात किए तो उन्होंने ये भी कहा कि अजीजिया मिल के 3 पार्टनर से दस्तावेजात से साबित करें कि बाकी लोगों को हिस्सा दिया गया था या नहीं दिया गया था। जस्टिस अजमत सईद ने इस मौका पर कहा कि मोज़ेक फोनसेका के मुताबिक मरियम नवाज फ्लैट की मालिक हैं, जिसका आपने जवाब देना है। सलमान अकरम राजा ने अभी जो सम अप किए हैं अपने दलाइल और एक नुक्ते पे मरकूज किया है अपने पॉइंट्स को, उसमें उन्होंने ये अदालत में मौके से इख्तियार किया है कि लंदन फ्लैट हुसैन नवाज के दादा की कतरी खानदान के साथ सरमायाकारी के नतीजे में खरीदे गए थे और फ्लैट हुसैन नवाज ने 2006 में हासिल किए। जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि इल्जाम ये है कि लंदन फ्लैट की खरीदारी के वक्त वजीर आजम के बच्चे कम उम्र थे और ये फ्लैट वजीर आजम ने खरीदे। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम नहीं कह सकते, ऐसा ना हो कि हमारी कोई कही हुई बात केस पर असरअंदाज हो। जस्टिस एजाज अफजल ने बहुत अहम रिमार्क्स जो आज दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चे फ्लैट की खरीदारी साबित ना कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। और जस्टिस एजाजुल एहसन अपना सवाल दोबारा जो बार बार पूछ रहे हैं
वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा से वो यही है। वो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल से मुताल्लिक हमारे सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद हैं। अभी ये समाअत वक्फे के बाद भी जारी है जो 1 बजे तक चलती रहेगी। जी JIT रिपोर्ट पर पैनमा अमल दरामद केस की चौथी समाअत और वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल एतराज़ात जमा करा दिए गए हैं, जबकि अदालत से JIT की रिपोर्ट और शवाहिद मुस्तरद करने की दरख्वास्त, जिसमें जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए हैं कि बच्चे फ्लैटों की खरीदारी साबित ना कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। अवैस यूसुफजई, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और इसी से मुतालिक अपडेट ये कि सलमान अकरम राजा के दलाइल अभी भी जारी हैं। आपको बताएं कि हुसैन हसन और मरियम नवाज ने JIT के सोर्स मटेरियल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। JIT ने मवाद गैर मुसद्दिका और नामालूम ज़राए से हासिल किया। ये मवाद मुद्दा अलहान से छुपाया गया ताकि वो JIT के पैदा करदा तासर को रद्द न कर सकें। दरख्वास्त के मुताबिक हुसैन नवाज ने बताया कि अजीजिया स्टील मिल्स 2005 में 63 मिलियन रियाल में फरोख्त की गई। JIT ने खुद अखज़ किया कि यह फरोख्त 42 मिलियन रियाल की है। JIT ने इस मामले पर हुसैन नवाज से पूछा तक नहीं। JIT पूछती तो बैंक स्टेटमेंट्स पेश की जाएं। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से और जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। फिलहाल आपको बताएं कि JIT ने इस मामले पर हुसैन नवाज से पूछा तक नहीं और दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि JIT पूछती तो बैंक स्टेटमेंट्स पेश की जाती और 63 मिलियन रियाल की बैंक स्टेटमेंट्स और चेक्स सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। जबकि दरखास्त में बताया गया है कि JIT ने गुमराह कुन तासुर पैदा किया कि जद्दा भिजवाई गई मशीनरी स्क्रैप नहीं थी। यह तासुर देना था कि अजीजिया स्टील मिल गल्फ स्टील की मशीनरी से नहीं बनाई गई। यह भी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। दलाइल से पहले दस्तावेजात मंजर आम पर लाने पर सुप्रीम कोर्ट हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा पर बरहम हो गई है। आपने अपना केस मीडिया के सामने पेश किया, दलाइल भी मीडिया के सामने दे रहे थे। ये रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अजमत सईद शेख ने। जबकि जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि बाहर मीडिया का डायस लगा है, वहां दलाइल भी दे आए। पैनामा केस में JIT रिपोर्ट पर जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत शुरू की तो वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल देने डाइस पर आए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, आपकी तमाम दस्तावेजात मीडिया में जेर बहस आईं। आपने मीडिया के सामने अपना केस पेश किया, मीडिया को दलाइल भी दे आते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को मेरी तरफ से दस्तावेजात नहीं दी गयी। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि तमाम दस्तावेजात लीगल टीम ने ही मीडिया को दी होंगी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि बाहर मीडिया का डाइस लगा है, वहाँ दलाइल भी दे आएं। JIT के नाम पर चंद दस्तावेजात हमें मौसूल हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक दस्तावेज कतरी शहजादे और एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से मुताल्लिक है। कतरी खत में क्या है ये इल्म नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि दोनों दस्तावेजात अदालत में ही खोलेंगे। इत्मीनान से आपकी बात सुनेंगे। पनामा केस में JIT रिपोर्ट पर जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत शुरू की तो वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल देने डाइस पर आए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, आपकी तमाम दस्तावेजात मीडिया में जेर बहस आईं। आपने मीडिया के सामने अपना केस पेश किया, मीडिया को दलाइल भी दे देते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को मेरी तरफ से दस्तावेजात नहीं दी गई। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि तमाम दस्तावेजात लीगल टीम ने ही मीडिया को दी होंगी। जस्टिस एजाज अफजल ने इस पर कहा कि बाहर मीडिया का डाइस लगा है, वहां दलाइल भी दे आए। JIT के नाम पर चंद दस्तावेजात हमें मौसूल हुई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस हवाले से कहा कि एक दस्तावेज कतरी शहजादे और एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से मुतल्लिक भी है। जी हां, पैनामा अमल दरामद केस की चौथी समाअत के हवाले से डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें, जबकि सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियोज़ में, जबकि सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। आप तीनों हजरात के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, अब तक की जो सूरत हाल है, समाअत हुई है, दलाइल दिए गए हैं, सलमान अकरम राजा की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया, इस वक्त केस किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो बरहमी का इज़हार किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया गया है, इसलिए कि जो रिकॉर्ड आप अदालत में पेश करते हैं वो अगर अदालत के सामने पेश होने से पहले मीडिया पर आ जाए तो जाहिर है उसके ऊपर सवाल उठते हैं। वो सलमान अकरम राजा साहब बहुत मंझे हुए लॉयर हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी तरफ से ये नहीं दिया गया, लेकिन जाहिर है ये या तो उनकी या उनके क्लाइंट की तरफ से, और कोई तीसरी पार्टी तो नहीं दे सकती।
लेकिन ये चीज़ें, ये रवायात रही हैं और ये कोई अच्छी रवायात नहीं है जो हमारे यहाँ रही हैं कि इस तरह जो कोर्ट की केसेस पर जो है इस तरह की चीज़ें सामने आए। दूसरी बात ये कि बज़ाहिर अब तक ज़ाहिर है नई चीज़ें, नए दस्तावेज़ात सलमान अकरम राजा लाए हैं, उन्होंने जमा कराई है, एतराज़ात अपनी जगह है, लेकिन आज की जो पूरी प्रोसीडिंग्स अगर आप देखें तो लगता यह है कि वो जो 2 पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो आज भी बज़ाहिर पेंडिंग लग रहे हैं। मनी ट्रेल का सवाल आज भी वो है, जो इशारा मिल रहा है कि अगर उनके बच्चों ने जो है ये लंदन फ्लैट्स के हवाले से सेटिस्फाई नहीं किया तो पब्लिक ऑफिस होल्डर तक बात जाएगी। इशारा वज़ीर आज़म की तरफ है और देखना यह कि क्या वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में तलब कर सकती है अदालत या नहीं कर सकती, या ये कि उनसे बराह रास्त ये सवाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। लेकिन इशारा यही है कि अगर बच्चे फ्लैट्स की उसको साबित ना कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर, और पब्लिक ऑफिस होल्डर से मुराद गालिबन वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है ये एक टर्निंग पॉइंट है। इम्कान इस चीज़ का है कि आज या मैक्सिमम कल ये हेयरिंग कंक्लूड हो जाएगी और उसके बाद लगता यही है कि फ़ैसला शायद महफूज हो और अगले हफ्ते तक आ सके। लेकिन जो पूरी हम प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं उसमें इतने दिनों में जितने भी, चाहे ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल हों या तारिक हसन साहब के दलाइल हों, ये जो 2 सवाल हैं जो पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, नज़र ये आता है कि शायद उस सवालात के जवाबात जो आए हैं उससे वो मुतमईन नज़र नहीं आते। मीर साहब, कल सलमान अकरम राजा ने वक्त मांगा अपने दलाइल के लिए, अदालत से कहा कि कल यूएई से दस्तावेजात आएंगे उसके बाद अपने दलाइल देंगे। लेकिन आज जब दस्तावेजात आए, एक तो अदालत बरहम नजर आई, दूसरी चीज के जो बुनियादी सवाल था मनी ट्रेल का वो अभी भी वहीं पे मौजूद है, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आपने पूछा है। और देखिए, कल जब सलमान अकरम राजा साहब ने कोर्ट को ये कहा था कि जी मैं कुछ नई दस्तावेज़ात कल पेश करूंगा, तो एक जज साहब ने कहा था कि कहीं एक और कतरी ख़त तो नहीं आ जाएगा। तो आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आज एक नया कतरी ख़त पेश कर दिया गया जो कि दरअसल कल रात को ही मीडिया पर उसको ब्रेक कर दिया गया था और आज के अखबारात की जीनत भी वो ख़त बना हुआ है। इसी तरह आप देखें कि आज जो अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है तो वो किस तरह हुआ है। उसमें जस्टिस अजमत सईद साहब जो हैं उन्होंने एतराज़ किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो दस्तावेज़ात आज कोर्ट में पेश करनी थी ये कल रात को ही मीडिया की जीनत बन गई थी। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि मैंने तो ये मीडिया को नहीं दी, और मेरी जो मुसद्दका इतला है वो यही है कि सलमान अकरम राजा ने किसी सहाफ़ी को या किसी भी टीवी चैनल को अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दी। ये डॉक्यूमेंट शरीफ फैमिली की तरफ से दी गई हैं और न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये आपको नज़र आई बल्कि सोशल मीडिया पर भी नज़र आई, और ये दावा किया गया कि ये मनी ट्रेल कल साबित हो जाएगी। और कल रात को ये पता चल गया था कि इसमें जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं। वो पहले जो शरीफ फैमिली के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में एक CMA दाखिल की थी, CMA नंबर 432/2017, ये डॉक्यूमेंट्स उसमें शामिल थी। इन डॉक्यूमेंट्स को JIT की तरफ से दुबई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भेजा गया और उन्होंने इनकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस बुनियाद पर इनको नई डॉक्यूमेंट्स करार दे के और कहा गया कि जनाब ये नई डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो यह साबित नहीं कर सकेगी ये नई डॉक्यूमेंट है, सिर्फ कतरी खत एक नया आया है, जबकि JIT अपना काम ख़त्म कर चुकी है। और जब JIT अपना काम ख़त्म कर चुकी है और मुस्लिम लीग नून एतराज़ भी कर रही है कि जी JIT का काम ख़त्म हो गया, उसको जुडिशल अकेडमी से उसका दफ्तर बंद किया जाए, तो फिर कतरी शहजादे का जो एक नया खत है उसकी कोई तुक समझ नहीं आती। तो आज भी जो मनी ट्रेल है उसके मुतालिक सवालात वहीं के वहीं खड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो शरीफ फैमिली के वकला हैं, इन वकला की जहानत में, इनके तजुर्बे में, इनकी काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उनको टास्क यही दिया गया कि आपने इस मुकदमे को खींचना है, जितने से जितना ज़्यादा वक्त आप बाय कर सकते हैं वो आप हासिल करें। और मनी ट्रेल के हवाले से जो सवालात हैं वो अपनी जगह पे खड़े हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मनी ट्रेल के मुतल्लिक शरीफ फैमिली के वकला जो हैं वो अदालत के सवालात का जवाब ना दे सके तो जो फिर फैसला आएगा वो शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदें हैं या उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसके बिल्कुल बरक्स होगा। सही। इम्तियाज़ आलम साहब, आप हामिद मीर साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि शरीफ फैमिली के वकला जो हैं वो कहीं ना कहीं डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, खींच रहे हैं केस को, और साथ ही साथ इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे कि अभी जब सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी थे तो हमारे नुमाइंदा अवैस यूसुफजई बता रहे थे कि उन्होंने दलाइल में यह भी कहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम बता नहीं सकते ताकि केस खराब ना हो। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो नहीं बताया जा रहा जिससे केस खराब हो सकता है? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो थिएटर लगा है
मौजूद जज साहबान से मैं बादब पूछना चाहूँगा, ये क्यों लगवाया गया? आज जो नोटिस लिया गया है इसे बहुत पहले बंद किया जाता। अब तो ये डर्टी लिनन कब से पब्लिक में धोई जा रही है और एक पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग हो रही है। ये अब केस सिर्फ कोर्ट का नहीं रह गया। कोर्ट के बाहर अदालत लगी होती है, एक वकील अंदर बोल रहा होता है, दूसरा काला कोट पहन के बाहर खड़ा होता है या कोई लीडर खड़ा होता है। ये तमाशा लगा हुआ है। हमारी आंखें तंग आ गई देख देख के, कान हमारे बोझल हो गए सुन सुन के। ये सब बकबक रुकवाई जाती है। अब एक कहा जाता था कि मैटर इज सब जुडिस, कि अदालत में केस है, इस पर तबसरा न करो। अब हम बैठते हैं, वकील के दलाइल कमज़ोर थे या अच्छे थे, दूसरे वकील के दलाइल क्या थे, जज ने कहा था, क्यों कहा था, ऐसा अभी प्रोसीडिंग हो रही है। हमें आप बैठा लिया आपने कि हम बताएं कि अंदर क्या दलाइल हो रहे हैं और क्या चीज़। भाई मुझे क्या पता है, मेरा ही धंधा नहीं है, काम नहीं है। दूसरी बात ये कि कतरी लेटर की बात, ये आ गया क्यों ना आया कतरी लेटर? वाई वॉज इट इग्नोर्ड? मुझे कोई स्टोरी पे के बारे में कुछ कहना चाहता, जो शरीफ स्टोरी है, जो शरीफों की कहानी है। भाई शरीफों की कहानी में ये एक बात अहम थी, तो आपको चाहिए था इस कतरी कनेक्शन को आप खंगालते। आपने जवाब घड़े बिला वजह के कि हम नहीं मान रहे, ये फसाना है। खुद अदालत ने कहा फसाना है, फिक्शन है, ये क्या है पता करें। वो फिक्शन क्यों रहा? वो कह रहे हैं जी अभी देखें, यस वी आर ऑन बोर्ड, हम बताना चाहते हैं। मैं मौजूद हूँ, आइए। क्या कबाहत है इंसाफ की हसूल के लिए। अगर सच पाना है, जिस पे यकीनन जज साहबान बहुत बार बार इसरार कर रहे हैं, हमें बताएं, हमें मनी ट्रेल बताएं। मनी ट्रेल ही बात चल रही है ना, केस हम ख़त्म करते हैं या केस फिक्स करते हैं या ख़त्म करते हैं। तो आप क्यों नहीं फिर इंसाफ का तकादा पूरा हो रहा? जो चीज़ें 2-3 मुझे नज़र आई हैं अब तक, कि JIT की रिपोर्ट को अब तक साध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने अब तक। ये सही है, गलत है, आधी ठीक है, ज़्यादा गलत है, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी, ये कह चुके हैं जज साहबान, जो हमने सुना है। इसका मतलब ये है कि कंक्लूसिव एविडेंस जिसे कहते हैं, नतीजा खेस किसी नतीजे पे वाज़ा नहीं पहुंची है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी तरफ जो दलाइल डिफेंस के लोग दे रहे हैं, मसूल अलहान जिन्हें कहते हैं, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, यानी डिफेंड करने वाले शरीफ ख़ानदान के वकला, उनकी बात से भी अदालत कन्विंस होती नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हो कि इसकी तफ्तीश अभी मुकम्मल अभी होनी है इस मामले की। ये जहाँ तक कहा जा रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स, मैं नहीं समझता इस केस में एक दिन का भी ये बहस एक दिन के लिए भी नवाज लीग के लिए और ख़ुद वज़ीर आज़म के लिए कोई अच्छा शगुन है। सुबह शाम उनकी बट्टी प्लीज हो रही है और वो अपनी जितना ये केस तवील किया जाएगा, इसकी सियासत तो ये है कि मुखालफिन की होनी चाहिए कि दुनिया में कोई और इशू रह नहीं गया, कोई एजेंडे की बात नहीं करनी, अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस की और कारकर्दगी की बात नहीं करनी, अपने अपने ऐबों के बारे में सफाई नहीं देनी, अपने मुल्क को जो दरपेश इशूज़ हैं उन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। बस रह गया यही एक इशू। तो मैं नहीं समझता कि इसका अगर ये केस ट्रायल कोर्ट में भी जाएगा तो मुस्लिम लीग नवाज को और ख़ुद वज़ीर आज़म की ज़ात को बतौर वज़ीर आज़म के बहुत नुकसान होगा। वो ऑन ट्रायल रहेगी और ये ट्रायल जो है ये सिर्फ अदलिया का नहीं है, ये ट्रायल मीडिया में भी हो रहा है, ये ट्रायल पब्लिक ओपिनियन में भी हो रहा है। इसका सियासी मकसद है साफ और बड़ा ओवरवेलमिंग है और गालिबन इसका असर पूरे जमहूरी प्रोसेस पे पड़ रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें वो कैसे पंजाबी में कहते हैं कि भुखे नू कटोरा लब्बा, वो पानी 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 पी पी आप रहा। हम जमहूरियत के भूखे लोग हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही है। यहाँ पे फौजी आमिर रहे हैं या फौजी आमिर या जो आमराना कुव्वतें पीछे से बैठ के कठपुतलियों का सियासी तमाशा चलाती रही हैं। ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए इस मुल्क में। और दूसरी बात है, कोई इतनी अजीम तारीख नहीं है अदलिया की जो मैं हर वक्त उन्हें सलाम पेश करने में करता रहा हूँ। हमने देखा है मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से, हमने देखा है भुट्टो केस में, हमने देखा है तमाम मार्शल लॉ को जस्टिफाई करने में, हमने देखा है अदालती कत्ल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। शर्म का मुकाम है। मैं अपनी अदलिया की तारीख में फ़ख्र नहीं कर सकता। तो आप अगर देखें, इसी तरह हमारे सियासतदानों की तारीख है, हमारे कौन से फौजी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तारीख अच्छी है? हम जो जमहूरियत का हर रोज़ सुबह शाम मीडिया वाले और हम सब, अब इसमें मेरे दोस्त ये भी शामिल हो गए हैं, हामिद मीर भाई मेरे प्यारे बरखुरदार दोस्त, कि भाई हम जो बट्टी प्लीज कर रहे हैं, हम मीडिया वाले, हमारी आज़ादी अलग है जमहूरियत से और पार्लियामेंट से और आईनी निज़ाम से।
हम सुबह शाम लगे हुए हैं, ये जमहूरियत गलत, ये जमहूरियत नहीं चाहिए, ये जमहूरियत नहीं है, फला नहीं है, और वो हक और वो अपने रात के प्रोग्राम में। लेकिन ये बताइए कि ये सारा काम इम्तियाज साहब जो आप बात कह रहे हैं, ये आप बात कह रहे हैं और जो माफी चाहता नहीं ये वापस ले लिए। इम्तियाज साहब जो जमहूरियत के हवाले से जो मीडिया में बिलबूम चल रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं इम्तियाज साहब जो ठीक नहीं है। इम्तियाज साहब जो आप बात कह रहे हैं और जो आज की सूरत हाल है, आज की सिचुएशन में, या इवन यूसुफ रजा गिलानी वाली सिचुएशन में, सिस्टम कहाँ डिरेल हुआ? सिस्टम तो इंटैक्ट रहा। उसने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी अपने टेन्योर पूरा कर लिया, और इनको भी अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी फैसला आता है तो सिस्टम तो डिरेल नहीं हो रहा। देखिए, एक सिस्टम का डिरेल होने का मतलब है मार्शल लॉ आ जाए। एक सिस्टम का डिले होने का मतलब है इन एक्चुअल हकीकी मानों में। मुझे आप बता दें, जो इस हुकूमत का पिछले 4 साल से हो रहा है, तमाशा लगा हुआ है, कभी एक धरना कभी दूसरा धरना, उसके बाद वज़ीर आज़म पर रह के जाता है पाकिस्तान मुल्क के मामला चलाने के लिए। अब ये जो केस चल रहा है, इतना लंबा चल रहा है, क्या करे? उनकी हर बात को एक्सेप्ट करती चले। पार्लियामेंट अपोजिशन धरना दे हुकूमत गिराने के लिए, अपोजिशन मिल जाए जर्नैलों के साथ, आप अपोजिशन मिल जाए जर्नैलों के साथ। मदर साहब, मुझे देखिए मदर साहब, एक मैं दो चीज़ों की वजाहत करना चाह रहा हूँ। पहले मैं अपनी ज़ात की वजाहत नहीं करूँगा। पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट पे एतराज़ किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने थिएटर लगाया हुआ है। आपको याद होगा कि जब ये केस शुरू हुआ था तो शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट की मेन एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस के बिल्कुल सामने एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था, और उस पर तमाम चैनल्स के कैमरे होते थे, और वो अंदर से निकलते थे और सीधे वहाँ पे आगे खड़े हो जाते थे और बोलना शुरू कर देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज़ किया, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, और फिर वो जो अंदर वाकई एक लगा हुआ था थिएटर, उसको उठा के बाहर उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की हदूद से आप इसको बाहर ले जाएं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की हदूद से बिल्कुल बाहर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, ये उस पर खड़े होते हैं। वहाँ पे एक डाइस है जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक साहब का दावा है कि वो ये डाइस लेके आए थे, और उसी डाइस को दोनों पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की हदूद से बिल्कुल बाहर ये थिएटर लगता है। लेकिन इसके बावजूद इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई है, उस कार्रवाई को बाहर आके उसकी तशरीह करना वो सियासतदानों का काम नहीं है, उनके वकीलों को करना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि मैंने कल रात को भी अपने प्रोग्राम के आखिर में ये कहा था कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा ना दिया तो सिस्टम डीरेल हो जाएगा, तो सिस्टम के डीरेल होने से हमें ना डराया जाए। पाकिस्तान एक जमहूरी अमल की पैदावार है। पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन को कई दफ़ा निकाला गया है, इसको ख़त्म किया गया, लेकिन ये हमेशा वापस आते हैं, और इससे हमें ना डराया जाए। पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो जमहूरियत से और आइन की मजबूती से वाबस्ता है। और बार बार मेरा ये मौक़िफ़ है कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। तो इम्तियाज़ साहब ने एक बात कही थी, फिर उन्होंने अपने अल्फाज वापस भी ले लिए, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इसकी वजाहत करूं, क्योंकि मैं तो बार बार ये कह रहा हूं। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एक नुक्ता उठाया कि इससे पहले यही नवाज शरीफ साहब थे और यही इमरान खान साहब थे, ये पटिशनर बन के गए थे एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ। मेमो गेट स्कैंडल में भी और तौहीन अदालत के केस में भी इन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट से यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिलवाया, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब मुतालबा करते थे, जलसों से खिताब करते थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर आपने इस्तीफ़ा ना दिया तो लोग आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो उस वक्त किसी को याद नहीं आया कि जनाब ये मीडिया जो है ये जमहूरियत की मजम्मत कर रहा है। उस वक्त तो सब नवाज शरीफ के साथ थे। मेमो गेट में भी मीडिया के लोग जो है वो नवाज शरीफ के साथ थे, अक्सरियत उनके साथ थी। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जनाब जरदारी साहब इलाज करने के लिए दुबई गए, कहा गया भाग गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा, इसकी जुबान को फालिज हो गया है, ये बोल ही नहीं सकेगा। और उस वक्त जो है किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये जो मीडिया है ये जमहूरियत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो अब और फिर आपको एक और बात याद दिलाऊंगा मदर साहब, उसको भी आप याद कीजिए कि जब 2012 के दिसंबर के महीने में जब अभी मेमो गेट स्कैंडल की गूंज बाकी थी, तो ताहिर अल कादरी साहब इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने एक धरना दिया था और मुंतखब जमहूरी हुकूमत से मुतालबा किया था कि आप इस्तीफा दें। तो उस वक्त तो यही मीडिया जो है वो ताहिर अल कादरी को एक रिफॉर्मर बना के पेश कर रहा था और कह रहा था ये रिफॉर्मर है। टीवी चैनल्स पर उनके प्रोमो चल रहे थे कि ये रिफॉर्मर है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आए थे और पीपल्स पार्टी से मुतालबा कर रहे थे आप इस्तीफा दें। वही ताहिर अल कादरी जब 2014 में यहां पे आते हैं और धरना देते हैं और मुतालबा करते हैं नवाज शरीफ से आप इस्तीफा दें, तो यही मीडिया जो है उसको जमहूरियत याद आ जाती है और वो कहते हैं कि नहीं, ताहिर अल कादरी साहब तो बहुत बड़े साजिशी हैं, ये तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मीडिया है और बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात हैं और बड़े बड़े जो हमारे तजिया निगार हैं,
इनकी अपनी पसंद और नापसंद होती है। अगर यूसुफ रजा गिलानी जो है उसको अदालत नाअहल करार दे तो ये कहते हैं आइन और कानून जो है उसकी फतह हो रही है, और अगर वही सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें नवाज शरीफ से कोई सवाल पूछा जा रहा है और उनकी नाअहली ज़ेर बहस आ जाए तो ये मीडिया और ये बड़े बड़े तजिया नगार ये कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, और हामिद मीर भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश में शामिल हो गया है। तो ये जो दो अमली है ये सिर्फ सियासतदानों में नहीं है, ये मीडिया में भी है और ये टीवी चैनल्स में भी है। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। हम दूसरे के गिरेबान में हाथ डालते हैं, हमेशा हाथ डालने के लिए तैयार रहते हैं, हमें कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। हमारे अंदर की जो तजादात हैं, हमारी जो दो अमलियां हैं, हमारी जो मुनाफिकतें हैं, उसकी वजह से हमने भी अपने आप को बदनाम कर लिया है। हम सिर्फ जमहूरियत को और सियासतदानों को बदनाम नहीं कर रहे, हमने अपने आप को भी बदनाम कर लिया है। और अगर आपको अपने बारे में कोई राय पूछनी है तो बाहर सड़क पर जाके पूछें। नहीं, मैं थोड़ा राय देना चाहता हूं। इम्तियाज साहब आपसे आप राय दीजिएगा। नहीं, इसी आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं, आप उस पर भी राय दे दीजिएगा। ये इस तमाम तर पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद, इस तमाम तक ट्रायल के बावजूद कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो हुई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, और उस पर इमरान खान के 4 सवालात आए जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और उनके जवाब आने चाहिए। और लेकिन ये जो उसके साथ साथ जहाँ हम पार्लियामेंट को बहुत बुरा भला कहते हैं, बहुत से लोग पार्लियामेंट को कहते हैं कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर सकी और इसमें भी डिले हुआ इलेक्टोरल रिफॉर्म ने, ये रिफॉर्म्स किस हद तक इंक्लूडिंग इमरान खान 4 कंडीशन किस हद तक चीज़ें बेहतर आगे लेके चल सकती है? देखिए, ये एक अलग मौजू है। मैं जो बात जिस पर फोकस करना चाहता हूँ, ये जो तारीख बयान की है मेरे भाई हामिद मीर ने, मुझे इससे 100% इत्तफाक है। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वो आलाकार बने थे जमहूरी सिस्टम के ख़िलाफ़ जब वो मेमो गेट में गए। मेमो गेट एक फ्रॉड था और वो प्रोसिक्यूट होने चाहिए जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया था, लेकिन होंगे नहीं, ये पाकिस्तान है। जो वज़ीर आज़म गिलानी को जिस तरह से निकाला गया था वो भी एक बहुत बुरी रवायत थी। एक बात परमानेंट है कि मीडिया उस वक्त भी बड़ा हिस्सा जमहूरियत का सत्यानाश करने पे और प्रेडी से उतारने पे लगा हुआ था, वही सेक्शन अब भी लगे हुए हैं। कोई फ़र्क नहीं है। टारगेट क्या है? जमहूरियत है। इन लोगों को पता नहीं है जो ये लगे हुए हैं, ये जो कल के लौने लपाटे मैदान में आए हुए हैं बड़े सीनियर तज्जियाकार बन के, कि जमहूरियत की लड़ाई क्या होती है, जमहूरियत के लोगों ने क्या सफ़र किया है, कोड़े खाए हैं, कैदों में रहे हैं, बार बार नहीं हर मार्शल में रहे हैं। एक बड़ी जंग के बाद ये हम आज़ादी हासिल कर सके, तो ये बात ये बिल्कुल ठीक है। ये बात आज की नहीं है और अभी भी सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं। ये धरने के दौरान सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लगे हैं तो सियासतदानों का एक हिस्सा लयपालक बन गया, उसमें मियां नवाज शरीफ भी शामिल थे। उसमें जो ज़िया लीग, जो जनरल ज़िया ने मुस्लिम लीग पैदा की थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसमें फौजी हजरात शामिल थे। बाद जो IGI बनी उसमें फौजी हजरात शामिल थे। भाई, ये फौज का इस मामले से ताल्लुक सियासत से ख़त्म करना चाहिए और हर एक को अपने मकाम पे लाना चाहिए। अदलिया को भी, पार्लियामेंट का जो मकाम है उसे भी उसका मकाम देना चाहिए। इसी तरह हमारे जो सलामती के मौजूद इदारे हैं, हमें उन पर फ़ख्र है कि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करें सिर्फ, बाकी उनका मुल्क की सियासत से, खारजा पॉलिसी से वो उसमें एक अहम अंसर के तौर पर बड़ा इदारा है, वो अपना इनपुट दे, लेकिन फैसला पार्लियामेंट करे। पार्लियामेंट के पास इम्तियाज साहब, इसी चीज़ को थोड़ा सा हामिद आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस पूरे केस को भी अगर हम सामने रखें, इमरान खान पिछले 3-4 साल से और कई सालों से जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मोरालिटी की, कि सियासत में अखलाकियात के तकाजे क्या होते हैं, और वो उनकी एक मिसाल उन्होंने दी कि जी वज़ीर आज़म और लीडर को ख़ुद बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लीन होना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सियासी वफादारियाँ तब्दील करके लोग जाते हैं एक दूसरी तरफ, तो और इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ में जिस तरह लोग जा रहे हैं और उसको डिफेंड किया जा रहा है, जिस तरह दिफा किया जा रहा है, ये क्वेश्चन चेंज ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टीज किस हद तक पॉलिटिकल मोरालिटी के साथ इंटरलिंक्ड है? देखिए, इमरान खान साहब का ये जो मौक़िफ़ था पॉलिटिकल मोरालिटी वाला कि सियासतदान जो है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जब शुरू में उन्होंने ये बात करनी शुरू की थी तो इसलिए वो पॉपुलर हुए थे। और आप याद करें कि जो उनका अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान लाहौर में जो जलसा हुआ था, उस जलसे में सिवाय इमरान खान के और कोई उस जलसे के स्टेज पे आपको कोई और पॉपुलर लीडर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ के उस तारीखी जलसे में आपको नज़र आ रही थी। लेकिन उस जलसे के बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं उनको आप अपने साथ गले लगाना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया,
और करते 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 फिर वो पूरी पाकिस्तान की सियासी अशराफिया, रूलिंग एलीट, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने यह नारा लगाया था कि मैं स्टेटस को तोड़ने आया हूं और प्रो स्टेटस को कूते जो हैं वो उनके साथ मेरी लड़ाई है, तो वो तमाम जो स्टेटस को के अलामत थे, स्टेटस को के सिंबल्स थे, वो सारे के सारे इमरान खान के इर्द गिर्द नजर आने शुरू हो गए। और अब पिछले 1-1.5 साल में तो इंतहा हो गई है। वो लोग जिन्होंने कि इमरान खान पर इंतहाई संगीन नौयत के इखलाकी इल्जामात लगाए, वो न सिर्फ इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गए हैं, बल्कि वो इमरान खान की पार्टी के तर्जुमान बन चुके हैं। इमरान खान की पार्टी के आजकल जो तर्जुमान हैं, उन्होंने अभी पिछले ही साल इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि बनी गाला में जो 3rd डिग्री ड्रग पैडलर्स हैं वो उनका झमघटा रहता है, और उस वक्त तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो उनकी तरदीद कर रही थी। अब वही शख्स जो है वो तहरीक इंसाफ का तर्जुमान बन गया। और हनीफ अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ जो एक पिटिशन दायर की हुई है कि उनकी जो फंडिंग है वो ठीक नहीं है, और वो इखलाकी इल्ज़ामात हैं इमरान खान पर कि उनकी पार्टी के जो फंडिंग के ज़राए हैं वो ठीक नहीं है, तो हनीफ अब्बासी साहब तो अक्सर वही इल्ज़ाम लगाते हैं, मंशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम, जिसकी कि मेरे ज़ाती ख्याल में मैं समझता हूँ कि ऐसे इल्ज़ाम सियासत में नहीं लगने चाहिए, लेकिन ये इल्ज़ाम आज की तहरीक इंसाफ का जो तर्जुमान है वो खुद इमरान खान पर लगा चुका है। तो इमरान खान का जो केस है इखलाकियात के हवाले से, उनके जो लेक्चर्स हैं, उनका जो दर्स है, वो खुद उन्होंने उसकी नफ़ी कर दी है। और अब तो वो ये भी नहीं कहते कि मैं स्टेटस को तोड़ने आया हूँ, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं पहले इलेक्टेबल्स को साथ लेके पहले मैं असेंबली में अक्सरियत हासिल करूंगा, तो फिर मैं जनाब पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील करूंगा। तो अगर वो पुराने फरसूदा निज़ाम के जो नुमाइंदे हैं, उसकी जो पैदावार हैं, वो तमाम लोटे, वो तमाम ज़मीर फरोश लोग, अगर उन्होंने गले लगा लिया, तो फिर कल इक़्तिदार में आके वो उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन कैसे करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे। तो मैं आपके इस सवाल की जो रूह है मैं उसमें समझ गया हूँ आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो बड़ी 3 पार्टियां हैं उसमें मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, ये भरे हुए हैं उन लोगों से जो इन्हीं पार्टियों की लीडरशिप के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं, इन पे इल्जामात लगा चुके हैं, और अब एक दूसरे में ये मिक्स हो चुके हैं, और इनमें मुझे कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। सही। JIT रिपोर्ट पर पनामा अमल दरामद केस की चौथी समाअत के हवाले से